नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। हमारे साथ उदाराम जी मेघवाल जी हैं, पूर्व प्रधान शिव से हैं और सामाजिक नेता भी कह सकते हैं इनको। सर से हम आज परिचय भी करेंगे और उनकी राजनीतिक हैं, सामाजिक कार्य कैसा है, ये सब आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सर, आप अचानक सामाजिक मतलब कैसे हुए? देखिए, ये तो मेरा लंबा सामाजिक जीवन है जिसको करीब करीब 35 साल हो चुके हैं। तो इसलिए विशेष करके कोई ऐसी घटना नहीं, मेरा जो शुरू से ही स्वभाव ही ऐसा था कि बाबा साहब के संविधान के माध्यम से लड़ कर के हम अपने हक और अधिकार कैसे प्राप्त करें और उसका संरक्षण कैसे करें, संविधान का और हमारे अधिकारों का। तो इसको लेकर के लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद में सामाजिक कार्यकर्ता और फिर राजनीति में आया। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और उसके बीच में प्रधान, जिला परिषद सदस्य और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम का सदस्य रहा हूँ। सर, आप कह रहे हैं 24 साल से मेरा सामाजिक में हूँ, लेकिन सब 24 साल से पहले जब बाबा साहब को लोग कम जानते थे, इतना नहीं थे, लेकिन उस टाइम आप मतलब किस तरह से मतलब काम किए? मतलब शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं गलत का विरोध करता रहा हमेशा। 35 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है। अच्छा, 35 साल हो गए। तो सर, अब सामाजिक से फिर राजनीति में आना, आपने कहा बीजेपी पार्टी से भी रहे हैं, कांग्रेस से रहे हैं, ये फिर कैसे दूर रहा? शुरू से मैं गांव में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद में एक गरीब परिवार से था और 1975 में मेरा स्कूल छूट गई थी क्योंकि गरीबी की हालत में पिताजी का देहांत मेरी 6 साल की उम्र में हो गया था। इसलिए माताजी पढ़ाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए मेरी स्कूल छूट गई थी। और 12 साल बाद मैंने पढ़ाई 1987 में शुरू की प्राइवेट के रूप में और फिर मैं ग्रेजुएशन किया। और उस दौरान मैं 1992 में सक्रिय राजनीति में भागीदार बन कर के मैंने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन की थी। डॉक्टर महानंद जी शर्मा के माध्यम से मैं राजनीति में आया और उसके बाद में कई सामान्य नेताओं के संपर्क में रहा और वो क्रम चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। आपने सर बीजेपी से बात करी, लेकिन आपका बाड़मेर में बहुत बड़ा नाम है। जैसे अभी 2 अप्रैल 2023 को एक SC/ST महापंचायत हुई थी, उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान था। क्या लगा उस महापंचायत में आप पहुँचे थे? एक संदेश था पूरे भारत की ओर से, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट जो हमारा अत्याचारों के विरोध में हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, हमारे को प्रोटेक्शन देता है, उसको ख़त्म करने का जो निर्णय लिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उसके अगेंस्ट में पूरा देश खड़ा हुआ था। और उसी क्रम में बाड़मेर ज़िले के लोग 1 लाख से ऊपर सड़कों पर आए थे और उस दौरान पुलिस ने भी भाजपा राज में जो एक तरफा निर्णय करके और हम 42-43 लोगों को जेल भेजा था। हम 40 दिन जेल में रहे, वापस बाहर आ कर के वही लड़ाई जारी रही। बस भारतीय जनता पार्टी ने उस हमें हुआ और फिर जेल में बैठ कर के हमने रणनीति बनाई और मैं शिव से MLA का चुनाव लड़ा और RLP के बैनर पे और 51,000 वोट लाने में सफल हुआ। सर, SC/ST ने जयपुर में महापंचायत में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, लेकिन अभी भी जो केस हैं वो SC/ST 2 अप्रैल 2018 के वापस नहीं लिए गए सरकार ने। देखिए, ये उस समय बीजेपी सरकार ने एक बार तो ये जो कुछ करना कर लिया, उसके बाद में पूरी भारत में कांग्रेस में इस बात का विरोध हुआ कि जो 2 अप्रैल 2018 को जो जिस प्रकार से पूरे देश में हमारे 12 लोग शहीद हुए, हज़ारों लोग जेल गए और उसके बाद में जिस प्रकार से बैकफुट पे आ गई सरकार, तो उन्होंने वापस विड्रॉ करने की घोषणा की, लेकिन नहीं लिए। और कांग्रेस ने उस समय हमारा समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में कुछ लोगों के केस लिए गए, लेकिन बाड़मेर के अभी 3 केस हैं और इस प्रकार 1-2 दर्जन केस सारे पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से होंगे जो अभी लेने बाकी हैं। और सरकार से हमारे विधायकों ने भी कहा है और दूसरे हमारे सामान्य विधायक में और हम जी जैन साहब ने भी
लिखित में दिया है और आश्वासन मिला है कि हम ये विड्रॉ कर देंगे केस। सर लेकिन आश्वासन मिला है, लेकिन जो हमारे जो नेता लोग बैठे हैं वो इन केसों के बारे में कोई ऐसी बातचीत नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार दबाव में आए। सरकार को दबाव में लेना चाहिए। इन जो हमारे नेता है उन लोगों को बार बार कहा भी गया है, वो कहते हैं कि हमने पैरवी की है, जब तक वापस नहीं लेते हैं तब तक तो इस बारे में मैं कुछ खास तो कहने में सक्षम नहीं हूँ। अच्छा सर, आपका नाम तो बाढ़ में है, लेकिन क्या आपको राजनीतिक पार्टियों से भी ऑफर मिले हैं हाल फिलहाल में? देखिए, मैं अभी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। आरएलपी से चुनाव लड़ने के बाद में जो जोधपुर में एक एनकाउंटर हुआ था उसके विरोध में मैंने पुलिस के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। हमारे उस समय नेता थे, संयोजक थे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और न उन्होंने कोई एंटी प्रतिक्रिया दी थी और मैंने भी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन सामान्य हनुमान जी या उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन अभी मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। अब सोचती होगी पार्टियों को मुझे लेने का नहीं लेने का, कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि इतना सामाजिक कार्यकर्ता और स्पष्टवादी लोग पार्टियों को रास नहीं आता होगा। लोग एक गुलाम टाइप के पार्टियां हैं जो गुलाम को चयन करना चाहती है, वो उसके लिए सबसे आगे वो पार्टी रखे और उसके बाद में समाज, जबकि मेरे लिए मेरा समाज सबसे पहले है और पार्टियां बाद में हैं। तो इस हिसाब से अभी कोई पार्टी ने मुझे कोई पार्टी में लेने का बड़ा ऑफर नहीं दिया है। सम्मानजनक स्थिति आई तो निश्चित तौर पे मैं किसी राजनीतिक दल का ज्वाइन करना या चुनाव लड़ने के बारे में सोचूंगा। आपके लिए पहले ऑफर मतलब किस कार्य का, किसको अपना मतलब पार्टी में जाना चाहोगे? देखिए, अभी हमारे सामने आए तो उसका हम गुण अवगुण के आधार पे करेंगे, लेकिन समाज हमारा पहले है। वो जो मिशन मेरा है उस मिशन से कभी नहीं हटूंगा। बाबा साहेब ने कहा था कि जब भी आप अपनी झोंपड़ी से निकल करके आपको महल में बुलावा आए तब आप उस झोंपड़ी को आग लगा के मत जाना, क्योंकि जब वो महिला से आपको निकाल देंगे तब वापिस ये तुम्हारे लिए ये झोंपड़ी काम आएगी। इसलिए मेरा समाज, चाहे किसी राजनीतिक दल में जाऊं, लेकिन मैं समाज को दरकिनार या समाज की आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रहूँगा। लेकिन सर समाज में बहुत उत्पीड़न भी हो रहा है। आप देखोगे कहीं भी घोड़ी से उतारा जाता है, जैसे अभी कोजाराम जी का भी हुआ था मामला। तो ऐसे उत्पीड़न क्यों होते हैं? क्या हमारा समाज सक्षम नहीं है या फिर राजनीतिक? देखिए, ये जुल्म तो आज नहीं सदियों से होते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दूसरे वर्गों में भी कभी कभी समाज पे आँच आती है तो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने समाज के लिए वो न्याय ही नहीं अन्याय के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारे जो लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं उनकी आवाज़ इसलिए दब जाती हैं कि हमारा टिकट कट जाएगा। उसको समाज की परवाह नहीं रहती। वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों की वफादारी करते हैं या उसको चापलूसी भी कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस कारण से हमारी आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमारी तो जो मांग है वो यही है कि सत्य, संविधान, न्याय और कानून के दायरे में हमारी मदद करो। उससे भी ये लोग जो हमारे जो राजनीतिक दलों में हैं वो लोग आवाज़ उठाने से कतराते हैं। इसलिए अच्छा, दूसरे हमारे अधिकारियों को भी पोस्टिंग नहीं दिलाते और पोस्टिंग नहीं दिलाने की वजह से जब जुल्म करने वाले और जो उस कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारी एक ही जाति के होते हैं तो जुल्म में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है और मोटे मोटे मामलों में एफआईआर दी जाती है या मुलजिम जो होते हैं उसमें से रेयर को लिया जाता है, बाकी लोगों को बचा दिया जाता है। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमज़ोरी के कारण हो रहा है। बाकी आज की तारीख में लोग संकीर्ण मानसिकता, लोगों को गालियां दे करके और शॉर्टकट राजनीति करता है, जो इस देश के लिए हमारे सामाजिक जो समरसता है, ताना बाना है, उसके लिए खतरनाक है। मैं तो हमेशा अपील करता रहता हूं कि कोई मीडिया पे हमारे लोग हैं जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के खिलाफ कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें। हम संविधान को, बाबा साहेब को, फूले साहू अम्बेडकर, फातिमा शेख
जैसे महापुरुषों की आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ है जिसको हम कहें, वो हमारे देश का संविधान है। और संविधान के दायरे में रह करके हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो संविधान से ऊपर हमारे लिए कोई सिलेबस नहीं है। सर, आपने संविधान की बात करी, मोदी जी के सलाहकार तो वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। देखिए, मोदी जी का सलाहकार कहते होंगे, लेकिन संविधान बदलने की बात जो करते हैं तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी भी उसी संविधान के तहत और अपने आप को ओबीसी का कहने के बाद में जो कहते हैं कि मैं एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना हूं, तो इस संविधान की बदौलत बना है। अगर जे ये संविधान नहीं होता और अगर मनुस्मृति होती तो कभी भी मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होती। हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी इसी संविधान के तहत KR नारायणन या जो भी बने हैं देश की महिलाएं, बाबा साहेब ने तो महिलाओं और पुरुषों को बराबर का हक देना सहित कई बड़े जो हमारे संविधान में उनको हक दिलाने का मिशन चलाया और वो कामयाब हुए। तो ये जो कुछ हम हैं वो संविधान की बदौलत है। चाहे मोदी जी हैं, चाहे कोई उदाराम है, चाहे ओसवाल है, चाहे मेघवाल है, चाहे रानी है, चाहे मेहतरानी है। लेकिन सर, इतनी बड़ी बात कर दी लेकिन सरकार अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं 2024 में बात हो सकती है। ये देखो, ये देश का मुद्दा है, ये कोई उदाराम के कहने से ये नहीं है। देश के लोगों का क्या मानस है और देश के लोग क्या चाहते हैं। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं में अभी जो जिस प्रकार की नौकरियां मिली है, हालांकि आरक्षण को भी कमज़ोर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारे लोग अभी आए हैं। तो हमारे लोगों में ये तो महसूस हुआ, जैसे काशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। उस तरीके से हम लोगों को पीड़ा महसूस होने लगी है कि हम बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हम पिसे जाते हैं, हम पिटे जाते हैं, हम हाशिए पर रहते हैं। तो अब लोगों को उसकी पीड़ा महसूस होने लगी है, लेकिन उसकी दवाई उनको नहीं हाथ नहीं लगी है। और जिस दिन ये समझ हो जाएगा, एकता समझ में आ जाएगी। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने पिछला चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव के दौरान हमारे लोगों ने जिस किसी जाति धर्म के साथ में रहते थे, जिन्होंने उसके कहने से कभी हिंदू पे, कभी पार्टी पे, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस को वोट दिए थे और उनसे संबंध थे, तो उन लोगों ने अपनी झोली फैला करके उनसे निवेदन किया था कि उम्र भर हमने आपको वोट दिया, आप हमारे को, हमारा बंधु एक बार खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने वोट नहीं दिया। तो मैंने समाज वालों को कहा कि वोट का क्या महत्व है, इसलिए आप समझ जाओ कि वोट की कीमत कितनी है। इसलिए इनसे सीखो, अभी आगे अपने वोट को इस तरीके से मत फेंको, धर्म, जाति और दारू वगैरह इन सुविधाओं पर मन नहीं करो। अपने बेटों को आगे लाओ। इस देश में जो कानून और जो न्याय में भरोसा रखते हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं, ऐसी ताकतों को मजबूत करो। सर, बहुजनों की पार्टी कहा जाए तो BSP है। क्या BSP से अगर आपको ऑफर मिले टिकट का तो क्या आप चुनाव लड़ोगे? इस बारे में अभी मैंने सोचा नहीं सोचा। लेकिन क्या वो पार्टी एक सक्षम हो पाएगी या राजस्थान में, जहाँ यूपी में 0 पे है? देखिए, यूपी में तो मायावती जब मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिल से उनको चाहता हूं, लेकिन अभी निश्चित तौर पे कमज़ोर हुई है पार्टी। क्या कारण है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में 6 विधायक 2 बार जीते हैं, दोनों ही बार कांग्रेस के सपोर्ट में चले गए पार्टी बदल करके। तो लोगों को अभी भरोसा नहीं है कि ये लोग जो हम बसपा को तो चुनाव करके भेजेंगे, लेकिन वो इस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बारे में लोगों में भ्रम पैदा हो गया। जो जिस तरीके से इन्होंने पार्टियां बदली, तो मैं समझता हूं कि उसमें कन्फ्यूज है लोग। कंफ्यूज है सर। और भी जैसे बहुजनों को मतलब देखा जाए तो बहुजनों की दिनों दिन पार्टियां भी बदल रही है। चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ेंगे आज़ाद समाज पार्टी से। क्या वो सही में बहुजनों का हितैषी माना जाए या फिर वो एक तरफ से बहुजनों को ख़त्म करने की राजनीति है उनमें? देखिए, बहुजनों को ख़त्म करने की राजनीति नहीं कर रहा। वो इतनी बड़ी रिस्क लेकर के मौत कफन अपने साथ लेकर के घूमता है। जिस प्रकार का एक नया चेहरा इस देश में आंदोलन करने के लिए आदरणीय मेरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो
देश में जिस प्रकार से चले हैं मिशन को लेकर के, मैं चाहे पार्टी में उसकी मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ऐसे व्यक्ति इस देश में बिरले पैदा होते हैं जो बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए इतना रिस्क लेकर के, मौत का कफन लेकर के घूम रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। राजनीति में क्योंकि ये कमज़ोर वर्ग है और इसके पास में साम दाम दंड भेद वगैरह सारी चीज़ें हो वो नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक शेर दिल इंसान है। सर वो हर जगह पहुंचते हैं और काफ़ी बहुजनों की और दलितों की आवाज़ भी उठाते हैं, पहुंचते हैं हर जगह। लेकिन अभी आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के बारे में एक टिप्पणी की थी कि कौन चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता ऐसे छोटे मोटे लोगों को। क्या इतनी बड़ी पार्टी, क्या वो चंद्रशेखर के बारे में इतना कहने से क्या वो क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे कई लोग हैं जो हमारे लोग हैं, जो दूसरों के कहने से कभी बोल जाते हैं, कई अपनी मानसिकता के कारण भी बोलते हैं। लेकिन जिसने बोला है आकाश आनंद ने, क्यों बोला, किस लिए बोला, लेकिन बोला है वो दुर्भाग्यपूर्ण बोला है। चंद्रशेखर आज़ाद के जितना दिलेर आदमी अभी इस देश में मेरे को दूसरा नहीं लगता कोई, कि इतना रिस्क ले करके वो और इतनी पीड़ा सहन करके उसने, अभी तो थोड़ा थोड़ा ये पुलिस भी थोड़ा घबराने लगी, लेकिन शुरू में उस आदमी ने क्या क्या कष्ट सहे, बाबा साहेब ने जिस प्रकार से सहे थे कष्ट, वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रशेखर ने भी बहुत सारे कष्ट सह करके इस आवाज़ को उठाया है। मैं उनके स्वस्थ रहने की, लंबी उम्र की कामना करता हूँ। क्योंकि सर देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी से या भीम आर्मी से कोई बीएसपी की तरफ से टिप्पणी नहीं होती है, लेकिन सामने की तरफ से टिप्पणियाँ आती हैं कि वो समाज को तोड़ रहा है, बहुजनों को, पार्टी को तोड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ऐसी उनकी मंशा हो, या फिर कहते हैं कि तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जो बहुजनों को तोड़ने के लिए। नहीं, ये देखो, आदमी कोई काम करता है, करेगा, करने वाले का कारा यानी उसकी निंदा होगी। जो घर बैठा रहेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो सिर्फ उसको बेचारा करके छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं है। और ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की चमचागिरी करते हैं, दूसरों को राजी करने का काम करते हैं, जो हमारे दलित आंदोलन के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो क्या लग रहा है अब सर, चुनाव नज़दीक है, इस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी? चुनाव नज़दीक है, चुनाव आएंगे, अभी दोनों पार्टियां हैं मोटी, उसके बाद में और भी राष्ट्रीय पार्टियां भी है, दूसरे चुनाव लड़ेंगे। अभी तो कोई क्लियर स्थिति नहीं दिख रही है कि किसका राज आएगा, किसका नहीं आएगा। लेकिन लोग काफ़ी कुछ मानस बना के बैठे हैं। अशोक जी गहलोत ने भी अपने हिसाब से काफ़ी काम किया है, और दूसरी भी राजनीतिक दल अपने अपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन असल में क्या होगा वो तो ये प्लानिंग है। आजकल जातिवाद है, जाति के आधार पर टिकटें दी जाती है। जो ढंग से समीकरण और बना करके टिकटें दे देगा तो निश्चित तौर पे वही पार्टी सफल होनी है जो समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अनुसूचित जाति और जनजाति को भरोसे में लेकर के जो चलेंगे वो इस देश पर राज करेंगे। सर देखा जाए तो जातिवादी समस्या तो है, लेकिन आजकल जाति को लेकर महाकुंभ हो रहे हैं। अभी देवासी समाज का महाकुंभ हुआ, पहले ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय और SC/ST महापंचायत हुई। क्या लग रहा है कि मेघवाल अपनी भी शक्ति दिखाना चाहेंगे जब चुनाव नज़दीक है? मैं कभी मेघवाल पे काम नहीं करता, मैं बहुजन पे काम करता हूँ। मेघवाल शब्द बाबा साहेब की सोच के अनुसार मैं उस बात को नहीं करता हूँ। मेरा परिवार छोटे से छोटा परिवार, अनुसूचित जाति और जनजाति मेरा परिवार है, और मैं उनके हितों की बात करूँगा। और बाकी भी कोई हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन सिर्फ मेघवाल की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। रही बात महाकुंभ की, तो ये तो हमेशा जब चुनाव आते हैं, ये जो हमारे देवासी समाज के लोग हैं, ये बहुत ही अच्छा सम्मेलन किया। लेकिन जब तक उस वर्ग से बड़े लीडर आगे नहीं आएंगे, एक आध रतन देवासी जैसे कुछ लोग भले आए, लेकिन ये मूल जो OBC है, उस मूल OBC की अभी समझ डेवलप नहीं हुई है। हमारे महापुरुषों के आइडियोलॉजी पर ये चलते नहीं हैं। मूल OBC है बाबा साहेब फूले साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उसके आधार पर उन्होंने इसको पढ़ना शुरू नहीं किया है। इसलिए
सब लोग हैं जो बस राजनेताओं की गुणगान करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुसलमान इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। जिस दिन बाबा साहेब को पढ़ना शुरू करेंगे, जिस दिन फूले साहू और फातिमा शेख जैसे महापुरुषों की उनकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, उनकी विचारधारा को और इस अंधविश्वास को छोड़ेंगे, तब जा कर के ये जो ओबीसी, मूल ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़ेंगे। सर, धर्म की राजनीति बहुत बढ़ रही है, दिनों दिन धर्म ज़्यादा ही हावी हो रहा है। धर्म के नाम पर कत्लें भी हो जाती है, लिंचिंग भी हो जाती है, ज़्यादातर गरीब शोषित समाज इन पर। देखिए, जो अपराध करता है, धर्म पे नाम पर अपराध किया जाता है, और ये जो राजनीतिक दल है अपने फायदे के लिए उसका महिमा मंडन किया जाता है। मैं तो मोटे तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मीडिया इस तरीके का, जिस तरीके का टीवी पे दिखाया जा रहा है, यही मीडिया अगर देश आज़ादी के वक्त होता तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। ये तो गुलामी के ही फायदे गिनाते। जैसे अभी जो हमारे कुछ धर्म के इस तरीके के जो फायदे गिना रहे हैं, जिस तरीके से इस देश में कभी मस्जिदें बनी, कभी मंदिर बने, क्या हुआ, कौन आए, क्यों हुआ, लेकिन अब लोगों की जो ब्रेन वॉश किया गया और तो वो टेस्टिंग किया, उनको सफलता मिली कि नहीं ये आपस में लड़ाने मराने से हमारे वोट बढ़ते हैं, हमारे को राज आते हैं, तो लोग वही काम करें। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो उस चुनाव के दौरान में किसी की हत्या करवा लेंगे, किसी धर्म के बारे में टिप्पणी कर लेंगे, कभी हमारे महापुरुषों को छेड़छाड़ करेंगे। ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग मानसिकता से रूप से हमारे महापुरुषों के खिलाफ है। इस तरह की जो अभी आपने सुनाई होगा, जैसे हमारे जैसलमेर में हुई, बाबा साहेब की मूर्ति के साथ में अपमानजनक स्थिति पाई गई। तो ये जो लोग सामने आते हैं, जब पता चल जाता है कि हमारे वैचारिक विरोधी कौन है, और उसको दूसरा कुछ शब्दों में नहीं, लेकिन कम से कम हमें वोट का अधिकार दिया, उसके माध्यम से हम ऐसी ताकतों को पनपने नहीं दे। ये हमारे पास में हथियार है, और उसका अपन सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये भुगतते रहेंगे। और ये जो जिस तरीके की लिचिंग कहो, चाहे धर्म के नाम पर राजनीति चलती रहेगी। सर, अब जैसे SC ST के पास क्या मुद्दे होने चाहिए, जब चुनाव जो हो रहे आ रहे विधानसभा के, क्या मुद्दे होने चाहिए जिनका उत्थान हो जाए? SC ST के लिए सबसे पहला मुद्दा है हमारा संविधान बचाना, दूसरा मुद्दा है हमारा आरक्षण बचाना, तीसरा मुद्दा है जो निजीकरण हो रहा है उसमें आरक्षण लागू करना, चौथा मुद्दा है जो हमारे जो पदोन्नति में आरक्षण है, एट्रोसिटी एक्ट है, जो दूसरे लोगों को जिस प्रकार से जो दी जाती हैं सुविधाएं, तो ये SC ST और OBC को भी 27% जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पता लगे कि कौन कितनी संख्या में है। और ये जो गरीब तबका है उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, और जो जितने भी ये मंदिरों और दूसरों में चाहे और भी धार्मिक पैसा लगाते, उसकी बजाय सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें खुल भी रही है, अच्छी बात है, लेकिन बढ़िया से बढ़िया सब लोगों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे MP का लड़का है, चाहे IAS का लड़का है, चाहे गरीब का है, चाहे BPL का, एक ही कक्षा में एक प्रकार की अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर कहने लायक बनेंगे कि नहीं, एक स्कूल में पढ़े, एक क्लास में पढ़े, एक सुविधा मिली सबको, उसके बावजूद में फिर कमज़ोर और ताकतवर की पता चलेगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता था कि आरक्षण कोई काम का नहीं है, आरक्षण क्यों दिया जाता है, तब एक घोड़ा जिसको भूखा रखा गया 10 दिन और मामूली खाने को दिया, और एक को बढ़िया हरा हरा चराने के बाद में बराबर दौड़ करने के बाद में वो तो कमज़ोर वाला भूखा घोड़ा पीछे रह गया। तो क्या ये पीछे कैसे रहा? तो क्या यही आरक्षण में हालत है हमारे लोगों की। हम लोगों के पास में कोई स्कूल नहीं, कोई खाने का रोटी का साधन नहीं, हम लोग पिटे जाते हैं, मारे जाते हैं। हमारे जो सुविधाएं है उसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया, इसलिए मैंने बताई हैं ये चीज़ें होनी चाहिए। सर, SC ST जो एक्ट है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अभी वर्तमान में जो देखा जाए फेक आता है, क्या ऐसा फेक होते हैं या फिर नहीं? एट्रोसिटी एक्ट तो है तब हम जिंदा है, नहीं तो हमारे ऊपर कई न जाने कितने ही है, हालांकि उसको कमज़ोर कर दिया है सरकारें हैं। अभी मैंने कल परसों पढ़ा था
जो हमारे रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब थे, उन्होंने एडीजी क्राइम थे, उस समय शायद ऑर्डर निकाला था या बाद में निकाला, लेकिन न्यायालय पूछ रहा है कि आपने इसको इस तरीके से ऑर्डर किया, क्यों नहीं इसको हम समाप्त कर दें और आपको दंडित करें। तो ये मानसिकता जिस प्रकार की है, वो मानसिकता, मैं किसी वर्ग से पैदा होता हूँ, चाहे मैं जज बनूँ, चाहे मैं आईएएस बनूँ, चाहे आईपीएस बनूँ, लेकिन मेरी वो मानसिकता हमेशा रही है। वो जब तक इस न्यायालय में हम लोगों को बराबर हमारे जजेज नहीं बैठेंगे, तब तक ये एक तरफा फैसले होते रहेंगे और वो हमारे हितों के साथ में कुठाराघात होता रहेगा। सर, आपका पूरे राजस्थान में बड़ा नाम भी है, क्या आप इतने सामाजिक भी हो कि लोगों से धमकियां भी मिलती है, उन धमकियों से आप कैसे सामना करती हो? देखिए, धमकियों के बारे में हमने कानून में भरोसा रखते हैं, इसलिए कलेक्टर, एसपी से लेकर के पूरी राजस्थान सरकार के तमाम मुख्यमंत्री से, होम सेक्रेटरी से लेकर के अनुसूचित जाति आयोग तक जहाँ जहाँ हमें ये बात पहुँचानी थी सब पहुँचा दी, सीढ़ियाँ पहुँचा दी। अब सुरक्षा नहीं करते, सुरक्षा तो देखो चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ दे रहे। ये तो चाहते हैं कि कोई अपराध कर ले ताकि ये आवाज़ दब जाए, लेकिन जब तक जिएंगे तब बिल्कुल ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। मौत तो एक दिन आनी है, एक्सीडेंट से आ जाती है, हार्ट अटैक से आ जाती है, या कोई दूसरी बीमारी लग करके आ जाती है। तो मौत आना, जो जिंदा है उसको मौत आना तय है, लेकिन एक स्वाभिमान की मौत आएगी। और एक बिल्कुल गुलाम बन करके जीना से बेहतर है कि 100 साल की गुलामी से एक दिन की आज़ादी भी बेहतर है। इसलिए हम आज़ाद होकर और समाज की लड़ाई लड़ते हुए अगर मारे भी जाएंगे तो हमारा उसका बदला, उससे मतलब सीख हमारे आने वाली पीढ़ी लेगी। लेकिन हम गुलाम के रूप में अगर मरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम रहेगी। इसलिए हम उसको मेंटेन करके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अभी मेरा समाज है वो मेरे को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा रहा है, उसका पेमेंट भी कर रहा है। समाज को इस बात की चिंता है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं, पार्टियां हैं, इंतज़ार करती है कि कोई घटना हो जाए तो उसका फ़ायदा उठा करके हम चुनाव भी लड़ लें, या कोई आवाज़ बंद हो जाए तो हमारे लिए आसान होगा जुल्म करना। तो जब तक जिएंगे तब तक इस संविधान के भरोसे मतलब धमकियों से नहीं डरते हो? धमकियों से डर करके कैसे, जहाँ रहना है अगर शहर के साथ में तो फिर उससे सामना करना पड़ेगा। तो धमकियों से कोई डरने की बात नहीं है, मौत आनी है उस दिन आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप समाज में अगर कोई आपको पुकारे, गरीब, शोषित, पीड़ित कोई भी, तो आप क्या उनके पक्ष में खड़े होते हैं? बिल्कुल। देखते हैं कि इसके साथ में अनजस्टिस हुआ है तो किसी भी अपराधी तो हमेशा अपराधी होता है। हाँ। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी बाहुबली होता है और वो नुकसान कर सकता है, लेकिन इसकी परवाह पूरी लाइफ में नहीं की। 35 साल तक की लड़ाई में अब भी नहीं करेंगे। जहाँ लगता है कि इसके साथ अनजस्टिस हुआ है और कोई झूठा आएगा तो हम उसका सहयोग नहीं करते, हमारे व्यक्ति का भी, और उसको तो कड़े शब्दों में उसको फटकार भी लगाते हैं। और सही मायने में कोई आता है तो उसकी हमसे जितनी बढ़ती है वो कानून के माध्यम से उसको मदद करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ थे उदाराम जी, सामाजिक नेता भी और पूर्व प्रधान भी। सर, हमारी न्यूज़ 22 में आपने इतना समय दिया, उनके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके इस न्यूज़ 22 लाइव का पहली बार बाड़मेर आने पर और मेरा इस तरीके के साक्षात्कार लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस लाइव न्यूज़ 22 लाइव का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये गरीबों, शोषितों और दलितों और आम मजलूम की आवाज़ उठाता रहे और आगे बढ़े, इसी की कामना करता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।